हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने इंडिया का पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। उसके डिटेल वीडियोस भी बने हुए हैं जिसमें हमने पेज टू पेज कवर किया है विथ एक्सरसाइज, और एक रिवीजन वीडियो भी बना हुआ है जिसमें क्लास 9 एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन हम लोगों ने एक सिंगल वीडियो में किया है 1.5 आवर का, ठीक है। वो वीडियो बहुत यूजफुल है जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है और उनको सिर्फ रिवाइज करना है। उसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने रिवाइज किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से, जिसमें हम आज देखने वाले हैं इंडिया के बारे में, उसका क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ कैसी है, ठीक है। तो आपने न्यूज़पेपर में आपको इंडिया का क्लाइमेट वेजिटेशन पढ़ने के पहले आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म फेनोमेना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कश्मीर का कैसा क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है। इरिस्पेक्टिव कि अभी वहाँ पे बारिश हो रही है, कि स्नोफॉल हो रही है, कि गर्मी हो रही है, पर वहाँ का क्लाइमेट मतलब नॉर्मली वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, कोल्ड रहता है। गुजरात का, राजस्थान का हम बोले तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट क्लाइमेट है, ठीक है। और अगर हम मुंबई का बोले तो कैसा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ, वहाँ पे 30 से 35 ईयर के बीच में ये ही जो वेदर कंडीशन है वो रहती है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन वेदर क्या होता है ये हम न्यूज़पेपर और टीवी में देखते हैं, ये डे टू डे चेंज होता है। आज फॉर एग्जाम्पल गर्मी है, कल बारिश हो गई तो वेदर चेंज हो गया। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आता है, सनशाइन आती है। फॉर एग्जाम्पल कि हॉट या कोल्ड है, सनी या क्लाउडी है, विंडी और काम है आज, ठीक है। तो आप मेंशन करते हो कि हॉट कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज, यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। अगर गर्म रहेगा बहुत दिन तक तो आपको वार्म क्लोथिंग की जरूरत नहीं है, और आप क्या करेंगे, कोल्ड थिंग्स जो होती है उनको ही खाना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोल्ड फील कर रहे हो विदाउट वोलन क्लोथ्स, तो आपको विंडी डे होगा, चिली डे होगा, तो आप हॉट खाना पसंद करोगे खाने में, ठीक है। ब्रॉडली हम जो सीजन को क्लासिफाई करते हैं वो 4 सीजन होते हैं। पहला होता है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर भी बोलते हैं, ये चलता है दिसंबर से लेके फरवरी तक, ठीक है। दूसरा आता है हॉट वेदर सीजन मतलब समर सीजन, ये चलता है मार्च से लेके मई तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, इसको हम बोलते हैं रेनी सीजन, ये आता है जून से लेके सितंबर के मंथ में, क्लियर। ये मानसून कैसे बनता है, एडवांसिंग मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट क्लास 9 के एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। अगर आप किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ एक एक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है, क्लियर। चलिए पहला हम देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन, ये विंटर सीजन में आता है। इसमें सन की रेज जो होती है वो हमारे मतलब इंडिया के ऊपर डायरेक्टली नहीं आती है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, नॉर्दर्न इंडिया में है, इसको हम बोलते हैं कोल्ड वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, सन की रेज जो होती है मोर और लेस डायरेक्टली फॉल होती है इस रीजन में। मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो सन का मूवमेंट अगर नॉर्दर्न वाली साइड में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट सीधी पड़ेगी, तो यहाँ पे सीजन कैसा रहेगा, हॉट सीजन रहेगा। अगर सन का मूवमेंट साउथ की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे रेज पड़ रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा, तो यहाँ ऊपर विंटर रहेगा, ठीक है। ये आपने चैप्टर नंबर 3 में मोशन ऑफ अर्थ में हमने देखा है सीजन्स कैसे वेरी करते हैं। सन का और अर्थ का मूवमेंट होता है, उसके ऊपर वेदर चेंज होते हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जस्ट अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, बहुत क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब ये जब समर सीजन होता है वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह से हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम में ये ब्लो करेंगे, क्लियर।
ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। फिर आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, या इसको हम बोलते हैं रेनी सीजन। कौन सा सीजन आता है? रेनी सीजन आता है। इस सीजन में क्या होता है, मानसून का ऑनसेट होता है और मानसून एडवांस होता है। मतलब एडवांस होता है मतलब हमारी तरफ बढ़ता है, इंडिया की तरफ बढ़ता है। विंड्स जो होती है वो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती है। जब विंड्स ओशियन से लैंड की तरफ आएंगी तो ओशियन से क्या करेंगी, मॉइस्चर पिकअप कर लेंगी। मॉइस्चर पिकअप करने की वजह से ये विंड जब माउंटेन वेरियर से टकराती हैं तो उसके वजह से रेनफॉल आता है। ठीक है। दूसरा है सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून और द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है, देखो विंड्स जो होती है मूव करती है बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। देखो मैं आपको एक बार रिवर्स डायरेक्शन बताती हूँ। जब हमारा मॉनसून सीजन आता है तब मॉनसूनल विंड्स ऐसे जाती हैं, ठीक है। जब रिट्रीटिंग मॉनसून आता है, जुलाई सॉरी सितंबर से नवंबर तक का, तब विंड्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, लैंड से ओशियन की तरफ ब्लो करती है। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं क्यों इस डायरेक्शन में चलती हैं, और एडवांसिंग मानसून में क्यों, रिट्रीटिंग मानसून में इस डायरेक्शन में चलती है, वो आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, रिट्रीटिंग मानसून में जो रिवर डायरेक्शन होता है विंड्स का वो रिवर्स हो जाता है, तो लैंड से ओशियन की तरफ चलती है। जब विंड्स लैंड से ओशियन की तरफ चलेंगी वो ड्राई विंड्स होंगी क्योंकि उनमें मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर नहीं होता, इस वजह से सितंबर के बाद हमको कैसा फील होने लगता है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है क्योंकि एयर में मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए हमको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पे अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है इतना? चलिए, ये रिट्रीटिंग मानसून का सीजन है। सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो होता है वो रेनफॉल रिसीव होता है इसी सीजन में। क्यों रिसीव होता है, देखो उसका रीजन ये है कि जब मॉनसूनल विंड्स इधर से आती हैं तो ये बाकी विंड्स तो ड्राई होती है, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच रिट्रीट होकर आती है तो वो अपने साथ बीच में से मॉइस्चर पिकअप कर लेती है। इस वजह से ये वाला जो रीजन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला रीजन, यहाँ पे विंटर में आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए, क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं मैनी ईयर्स का, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। क्लाइमेट में क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन, मतलब वहाँ पे एवरेज वेदर कैसा रहता है, मतलब कुछ सालों से वहाँ का वेदर कैसा है। जैसे कश्मीर का वेदर कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन वेदर क्या होता है, चेंज होता रहता है। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। मतलब हमारे इंडिया में क्या है, मॉनसून की वजह से बारिश आती है। मॉनसून क्या होता है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ठीक है, या रिवर्सल ऑफ द विंड। इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन में आती है, तो मोस्ट ऑफ द रेन जो होती है वो मानसून विंड की वजह से होती है। ठीक है, और मानसून विंड्स की वजह से ही इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो फ्लरिश होता है। अगर मानसून विंड्स आएंगी तभी एग्रीकल्चर होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, रेन्स के ऊपर है। अगर अच्छा मानसून आएगा, एडिक्वेट रेनफॉल होगी तो क्रॉप्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये इंडिया में आपको देखने को मिलता है। अब क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस कैसे हैं, अब लोकेशन के हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे कि देखो एल्टीट्यूड कितना है, अगर आप ज्यादा हाइट पे रहे, अगर माउंटेन वाली हाइट पे हो तो आपका क्लाइमेट अलग होगा, अगर आप प्लेन एरिया में तो अलग होगा, प्लेट्यू वाले एरिया में तो अलग होगा। सी से डिस्टेंस, जितना आप सी के पास होते हैं उतना मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मतलब आपके ना वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। लेकिन आप जैसे इंटीरियर पार्ट में जाओगे, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोस्ट वाले एरिया पे हैं, गुजरात में है, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी में टेम्परेचर रहेगा 45 और ठंड में टेम्परेचर रहेगा आपका 30, इतना रहता है। वहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हार्श वेदर नहीं होता है। लेकिन अगर आप इंटीरियर वाले पार्ट में जाओगे, जैसे दिल्ली चलेगा, दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। क्यों? वहां पे ठंड में टेम्परेचर चला जाता है -1 0 डिग्री ऐसे चला जाता है, और गर्मी में वेदर कंडीशन की वजह से कैसा टेम्परेचर होता है, 45 48 तक वहां का टेम्परेचर चला जाता है। तो गर्म समर और विंटर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है, जबकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे समर और विंटर के टेम्परेचर में 10 to 20 डिग्री का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस वजह से हमारे यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसलमेर और बीकानेर जो है वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान में आते हैं, वो बहुत हॉट है, जबकि द्रास और कारगिल लद्दाख रीजन में आते हैं, वो फ्रीजिंग कोल्ड है। वहाँ द्रास का टेम्परेचर तो -45 डिग्री रहता है और जैसलमेर का टेम्परेचर +50 डिग्री रहता है। ठीक है, इतना डिफरेंस पाया जाता है। कोस्टल प्लेसेस जैसे मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, ना ही ज्यादा हॉट होते हैं ना ही ज्यादा कोल्ड होते हैं।
कोस्ट पर होने की वजह से ये प्लेसेस कैसी होती है, ह्यूमिड होती है। कोस्ट पर होने की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर पिकअप कर लेती है एयर, इस वजह से ह्यूमिड आपको देखने को मिलता है। मौसिम राम जो होता है वो मेघालय में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है मौसिम राम, मेघालय में आता है। पर्टिकुलर ईयर इट मे नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर, जैसलमेर में ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर ईयर में रेनफॉल ही नहीं होता, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हमारा वेजिटेशन, मतलब जैसा क्लाइमेट होगा वैसा आपका वेजिटेशन। अगर आपका कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे कोनीफेरस फॉरेस्ट होगा, अगर आपका डेजर्ट वाला एरिया है तो वहाँ पे आपका स्कैंटी वेजिटेशन होगा, लेकिन अगर आपका प्लेन एरिया है तो वहाँ पे आपका ग्रीन वेजिटेशन, एवरग्रीन वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ आपने देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसको बुशेज और श्रब्स बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉल ट्रीज भी हमको देखने को मिलते हैं जिनकी ब्रांचेस और लीव्स होती है, जैसे कि नीम हो गया, मैंगो हो गया। कुछ होते हैं जो जिसमें लीव्स होती हैं, जैसे कि कुछ ही लीव्स होती हैं, जैसे कि पाम ट्री हो गया। ग्रासेज, श्रब्स और ट्रीज जो होते हैं वो ओन देयर मतलब अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, और ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प नहीं करनी होती है उनको ग्रो करने के लिए। ऐसा वेजिटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा उतना ज्यादा आपका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगा और उसी हिसाब से आपका वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हमको देखने को मिलता है। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो नेसेसरी क्यों होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसको हम अपना एज अ इनटेक लेते हैं, हमारी बॉडी में वो हेल्प करती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो रूट्स ऑफ दी प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। फॉरेस्ट हमको टिम्बर प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड प्रोवाइड करता है, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लाख, हनी, गम, ये सारी चीजें हमको कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट। इस वजह से फॉरेस्ट क्या होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट इसके अलावा नेचुरल हैबिटाट होता है किसका, वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के जो भी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनकी मतलब जो सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सारे फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं, क्लियर। चलिए, नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रेकलेस कटिंग करते हैं। हमको फर्नीचर चाहिए, हमको पेपर बनाना है, तो उसके लिए हम कटिंग करते हैं ट्रीज की। और विश तो अगर हम जितने ट्रीज काट रहे हैं अगर हम उतने ही ट्रीज को ग्रो करें और उनको प्रोटेक्ट करें तो हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, नहीं तो हमारा फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि वन महोत्सव किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्थ को ग्रीन करने के लिए छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाते हैं, ठीक है। सैपलिंग्स लगाते हैं मतलब छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो वो बड़े प्लांट्स बनेंगे। जितना हम ट्रीज को कट कर रहे हैं उतना ही हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे, तो हमारी अर्थ कैसी रहेगी, ग्रीन रहेगी, क्लियर। चलिए, इसके लिए वन महोत्सव किया जाता है हमारी कंट्री में। देखो नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो होती है वो हमको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलती है। 1000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वर्म्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, फॉरेस्ट में ड्वेल करते रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। कुछ लोग जमीन के अंदर रहते हैं अपना घर बना के, जैसे कि केचुए हो गए, ठीक है, अर्थ वर्म्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ जो है वो फॉरेस्ट में पाई जाती है। टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल एनिमल है और ये हमको बहुत सारी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलता है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में जो है वो होम है एशियाटिक लायंस का। एलिफेंट्स जो है वो वन हॉर्न राइनोसोरस, एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस जो होते हैं वो हमको आसाम के फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। एलिफेंट जो है वो हमको केरल और कर्नाटक में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैमल्स और वाइल्ड एसेस ये हमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। मतलब जो कैमल्स होते हैं और वाइल्ड एस होते हैं वो आपको डेजर्ट एरिया में, जैसे कि रन ऑफ कच्छ और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर्स ये सब आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ये भी आपको कंट्री में सब जगह देखने को मिल जाती है। इक्वली
हमारी इंडिया जो है वो वर्ल्ड लाइफ में भी रिच है, मतलब हमारे यहाँ पे वर्ड्स भी बहुत तरह की पाई जाती है, जिसमें से पीकॉक जो है वो हमारी क्या है, नेशनल वर्ड है, ठीक है। अदर कॉमन वर्ड्स क्या होती है, पैरट्स होते हैं, पीजन होते हैं, मैना होती है, गीज होती है, बुलबुल होता है, डक्स होते हैं, ये आपको नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी वर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई हैं वर्ड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखने के लिए, वर्ड को प्रोटेक्शन देती हैं हंटर से, जिसके वजह से क्या आप ऐसी कोई भी 5 वर्ड्स जो आपके एरिया में मिलती है, पीजन तो आपको हर जगह मिलता है, ठीक है, अधिकतर एरियाज में पीजन्स पाए जाते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी 5 वर्ड्स बतानी है जो आपके एरिया में इजीली मिलती है, ठीक है। और बहुत सारी सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज जो होती है स्नेक्स की भी पाई जाती है इंडिया में, जैसे कोबरा, ठीक है, क्रैट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फॉरेस्ट की कटिंग करने की वजह से, हंटिंग करने की वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की, वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली, इस वजह से बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, ठीक है। और इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाए जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सके, इनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिससे इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप नाम बताइए, लोकेट कीजिए उनको मैप में, आप एक एटलास खरीद लीजिए, उस एटलास में आपको सारे मैप्स मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, इंडिया की जो रिलीफ फीचर्स हैं उसके बारे में सारा कुछ, ठीक है। आप वो मैप जरूर देखिए, कोई चैप्टर पढ़ते उसके बाद वो मैप जरूर देखिए, उसमें लोकेट करने की कोशिश कीजिए, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में, रिफ्यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसी चीजें रिफ्यूज कर दीजिए जो एनिमल की बॉडी से बनती है, उनके बॉडी पार्ट से बनती है, जैसे कि बोन से बनती है, हॉर्न से बनती है, फर से बनती है, स्किन से बनती है, उनके फेदर से बनती है, ठीक है। हर साल ऑब्जर्व किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो पहला वीक होता है अक्टूबर का, उस दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, जिससे अवेयरनेस फैलाई जाए कि हमको कंजर्व करना है एनिमल किंगडम के हैबिटेट को, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। जैसे देखो, लार्ज स्केल पोचिंग अलीज्ड इन द सिमलीपाल रिजर्व, सिमलीपाल कहाँ आता है, उड़ीसा में आता है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा पोचिंग की गई है। फिर विलेज इन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रीलोकेटेड, ये सारी चीजें। वाई, देखो क्वेश्चन के आंसर देना, वाई डू पोचर्स किल टाइगर, टाइगर्स को क्यों मारा जाता है, उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, उनके मीट के लिए मारा जाता है, लोगों को हंटिंग करने में मजा आता है, टाइगर्स को इसलिए मारा जाता है। व्हाट विल हैपन इज द टाइगर वैनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, अगर टाइगर वैनिश हो गया तो फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल चला जाएगा, तो उसके वजह से उसके जो वो जिनको खाता है वो एनिमल्स की स्पीसीज बढ़ जाएगी, उसके वजह से हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। हैव यू एवर विजिटेड एनी टाइगर रिजर्व और अ जू वेयर टाइगर्स आर केप्ट, देखो, एक तो गिर लैंड, अगर आप गुजरात में रहते हो तो आप गिर फॉरेस्ट जा सकते हो, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आप कान्हा नेशनल पार्क जा सकते हो, तो ऐसी, और आप कर्नाटका में भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको लोकेट करने हैं कहाँ कहाँ पे टाइगर रिजर्व है। अब देखिए माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होती है, कुछ वर्ड्स जैसे हमको पता है कि नॉर्थ पोल वाली साइड पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, रशिया और चाइना वाला एरिया, तो वहाँ की वर्ड्स क्या करती है, इंडिया आ जाती है, इंडिया में कम ठंडा होता है एज कम्पेयर टू रशिया, तो वो जो वर्ड्स माइग्रेट होके इंडिया में आती है पर्टिकुलर सीजन के लिए, विंटर सीजन के लिए, फिर वापस अपनी जगह चली जाती है, ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स होती हैं, पिनटेल डक हो गई, कर्ल्यूज हो गए, फ्लेमिंगो हो गए, ऑस्प्रे हो गए, लिटिल स्टिंट, ये सारी माइग्रेट होकर विंटर सीजन में हमारे यहाँ आती है हर साल। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी वर्ड जो है वो है लिटिल स्टिंट, जिसका वेट सिर्फ कितना है, 15 ग्राम का वेट है, और ये आर्कटिक रीजन से आती है, 8000 किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया पहुंचती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वर्ड कौन सी है, लिटिल स्टिंट जो है वो स्मॉलेस्ट वर्ड है जो आर्कटिक रीजन से आती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या नेचुरल हैबिटाट है, क्या क्या एलिफेंट्स हैं, क्या क्या वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ पर पाई जाती है, क्लाइमेट कैसा है, कहीं पे कूल क्लाइमेट है, कहीं पे हॉट क्लाइमेट है। डेजर्ट में हमने देखा कि जो जैसलमेर वाला एरिया है वहाँ का टेम्परेचर भी हाई रहता है, वहाँ का रेनफॉल भी कम है। फिर मौसम राम के बारे में देखा, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। फिर हमने देखा डेजर्ट का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, +50 डिग्री, और वहीं द्रास कारगिल का टेम्परेचर -45 डिग्री रहता है। तो ऐसे अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस हम लोगों ने देखी इंडिया में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया। इसी के साथ क्लास
क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म होती है। अब जिन बच्चों को सिर्फ ये समरी करना था उनका खत्म हो गया है। जिन बच्चों को एक्सरसाइज करनी है वो आप इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगा, आप वहां से देख सकते हैं जिसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, मैं जैसा हर वीडियो में बोलती हूँ, ये आपको बताएगा कि आपने जो पढ़ा उसमें से कितनी चीजें आपको समझ में आई, कितनी नहीं आई। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज वाला वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी, जीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री करना है, उसके लिए भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्लियर, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 9 एनसीईआरटी का भी बना हुआ है, तमिलनाडु का क्लास 11th और 12th का भी बना हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।